आफ्टरनून क्लास। सो हमें ट्राइपॉड एकेडमी देहरादून पे और हम लोग चला रहे हैं अपनी पॉलिटी सीरीज। पॉलिटी सीरीज के अंदर हमने जाना कि पॉलिटी सेक्शन से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। जिसमें लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है, किस तरीके से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ, ये हम देख चुके थे। क्लियर है। अब हमारा इसी में आज बोला जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्रियम्बल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज में दूसरा हमारा चैप्टर प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है व्हाई वी नीड प्रियम्बल। सबसे पहली बात तो यही है कि प्रियम्बल जिसे हम हिंदी में प्रस्तावना कह देते हैं, इसकी जरूरत है क्या, क्यों हमको इसको बनाने की आवश्यकता पड़ी। समझिए, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि भारत का संविधान जब 26 जनवरी 1950 को बनकर के तैयार हुआ तो ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। क्लियर है। जिसमें 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 चैप्टर्स थे। जो बढ़ करके आज हम देखें तो शेड्यूल्स हो गई हैं 12 और चैप्टर्स हो गए हैं 25। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर हमारे पास में है और हमारी जनता उसे पढ़ ही नहीं रही है तो उसका क्या फायदा। चीजों के बड़े होने पे एक जटिलता ये आ जाती है कि लोग उससे दूरी बना लेते हैं। अगर कोई बहुत मोटी किताब होगी तो लोग उसको पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। यही सवाल हमारे संविधान निर्माताओं के सामने भी था कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमने बना दिया, लेकिन अगर लोग उस तक पहुंचेंगे ही नहीं तो फिर हमारे इतने जो बड़ा ख्वाब है इस देश को अच्छा बनाने का वो पूरा कैसे होगा। तो कोशिश ही की गई कि अगर हमारा देश के व्यक्ति पूरा का पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं, पूरा संविधान नहीं पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं है, हम क्या करें, इसको कंपाइल करके इसका एक इंट्रोडक्शन तैयार कर दें और तब हम जनता के सामने जाएं कि इस मोटी किताब के अंदर हमने जो जो बातें लिखी हुई हैं उसका एक सारांश, उसकी एक समरी हम आपको एक पेपर पे लिख करके दे रहे हैं। इसको अगर आप पढ़ लोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे संविधान में डिटेल में बात किन चीजों के बारे में लिखी गई है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे प्रेमबल की शुरुआत होती है और इसीलिए हमारे संविधान में, क्योंकि क्या है, हमारे संविधान में जो बहुत फैले हुई विस्तृत बातें हैं, जो ज्ञान का भंडार है, उसको एक पेज पे लाने की कोशिश की गई है। उसी को हमने नाम दिया प्रियम्बल। क्लियर है। क्या कहती है हमारी प्रियम्बल, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रियम्बल ये है, ये लिखा हुआ है हमारे देश की प्रियम्बल, ये हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना। क्या कहती है ये, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. क्लियर है। क्या कहना चाह रहे हैं भारी भारी से शब्द, क्या मतलब है हमारे देश के संविधान का, क्या हमारे संविधान के अंदर दिया जा रहा है, समझिए। बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या कहा जा रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यानी कि सबसे पहली बात ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, हम कौन है, हम भारत के लोग हैं। ये संविधान बनाने वाले लोग कौन, भारत के लोग। ये संविधान की प्रस्तावना बनाने वाले लोग कौन, भारत के लोग। किसके लिए बनाई जा रही है, भारत के लोगों के लिए बनाई जा रही है। क्लियर है। तो पहली बात है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। क्या कर रहे हैं हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू है, हम भारत के लोग भारत को बनाना चाहते हैं। भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, बोला कैसे, राष्ट्र के तौर पे देखना चाहते हैं, सोवरिन। कैसा देखना चाहते हैं, सोवरिन राष्ट्र के तौर पे देखते हैं। सोवरिन का मतलब क्या होता है, समझिए। सोवरिन का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु, संप्रभु का मतलब क्या होता है, समझिए। सोवरिन, संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है एक ऐसी राष्ट्र जो कि अपने निर्णय खुद लेता है, जिसके लिए बोला भैया किसी और राष्ट्र का कोई इतना महत्व नहीं बनता। जिस दिन 1947 को हमको इंडिपेंडेंस मिली, बोला उस दिन से हमारी कंट्री क्या हो गई है, सोवरिन कंट्री हो गई है। सोवरिन संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब है कि हमसे ऊपर कोई भी हो। क्लियर है। लेकिन हमारी एक इंडिविजुअलिटी है। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि भारत एक इंडिविजुअल कंट्री है, लेकिन उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन बैठता है। नहीं, यूनाइटेड नेशन हमारे ऊपर नहीं बैठता है। यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिसको भारत ने रिफ्यूज कर दिया। जैसे भारत में हम देखें तो हमें कहा गया एनपीटी साइन कीजिए, हमने मना कर दिया। भारत ने कहा, भारत को कहा गया आप सीटीपीटी साइन कीजिए, यूनाइटेड नेशन ने बिल्कुल मना कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें कि एक बहुत बड़ी कंट्री है यूएसए, दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्रों में उसका जिक्र होता है। क्लियर है। एक बड़ी इकोनॉमी है। उसने हमसे कई बार कहा कि एक बार कहिए ना कि रशिया बड़ा गलत कर रहा है यूक्रेन के साथ। भारत ने कहा नहीं, हम नहीं बोलते। रशिया एक दुनिया का सबसे बड़ा लैंडफॉर्म वाला कंट्री, उसने हमसे कई बार कहा कि एक बार आप यूरोप से कहिए ना कि हमारा सामान ले ले। हमने कहा नहीं कहते। सोवरिन, संप्रभु, हम अपने मामलों में निर्णय खुद लेते हैं, देश के आंतरिक मामलों में भी और देश के बाह्य मामलों में भी। सोवरिन, हम इंडिया को कैसी कंट्री बनाना चाहते हैं, जो कि सोवरिन हो, जो अपने फैसले खुद लेती हो। सोशलिस्ट बनाना चाहते हैं, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी राष्ट्र। समाजवाद का मतलब क्या होता है, समझिए। समाजवाद का यहाँ पे मतलब है कि सरकार का उद्देश्य
गरीबों का बोला भैया हित करना होगा। सरकार का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां पे कल्याणकारी राज्य के बारे में विचार किया गया हो, जहां पे पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के बारे में भी सरकार की चिंताएं हो। ऐसा नहीं है कि एक अमीर जो अपने लिए अफोर्ड कर सकता है, जो अपनी व्यवस्थाएं बना सकता है, वो तो अपने लिए व्यवस्थाएं कर पा रहा है, लेकिन जो नहीं बना पा रहा है उसको सरकार छोड़ देगी। ऐसा हम नहीं करेंगे। बोला हमारी कोशिश ये रहेगी जो कर पा रहा है बहुत अच्छा, जो नहीं कर पा रहा उसको सामान्य सुविधाएं देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसीलिए सरकार आज क्या कर रही है, भोजन बांट रही है, इसलिए सरकार एजुकेशन फ्री दे रही है, इसलिए सरकार गरीब इलाकों में अस्पताल बना रही है। क्या कारण है उसके पीछे का? क्योंकि सरकार का एक उद्देश्य समाजवादी राष्ट्र का निर्माण करना है। क्लियर है? सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष का मतलब यह होता है कि भारत हर प्रकार के पंथ, हर प्रकार की पूजा पद्धति को अनुमति देता है, और आप किसी भी धर्म के हो, आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, आप जैन हो सकते हैं, आप ज्यूज हो सकते हैं, आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं होगा। वो आपका एक निजी मामला है, आपको एज अ नागरिक के तौर पर देखा जाएगा, आपके पूजा पद्धति के आधार पर आपके अधिकार तय नहीं किए जाएंगे। ऐसा अगर कोई राष्ट्र है तो उसे कहा जाएगा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, सेक्युलर राष्ट्र। ठीक, तो भारत को कैसा बना रहे हैं? सॉवरिन बना रहे हैं, सोशलिस्ट बना रहे हैं, सेक्युलर बना रहे हैं, डेमोक्रेटिक बना रहे हैं। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक राष्ट्र। लोकतांत्रिक राष्ट्र हम किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक राष्ट्र का मतलब यह होता है कि जहां पर जनता, जहां पर क्या कर रही है, जनता अपने नेता का निर्माण कर रही है, जनता अपने लिए नेता चुन रही है। हमारी शासन व्यवस्था कैसी होगी, इसको चुनने का अधिकार किसके पास हो? जनता का होगा। एक और चीज यहां पे समझने वाली है कि हमने लोकतंत्र कहा, क्या कहा? लोकतंत्र कहा, लोकतंत्र नहीं कहा। लोकतंत्र कहा, लोकतंत्र नहीं कहा। क्या डिफरेंस होता है लोग और लोक में? देखो, लोग एक भीड़ का नाम है, ठीक। लोक का मतलब होता है ऐसे सिटीजन जो कि अपने आप में क्या करते हैं, कई चीजों की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक। इसीलिए हमने कहा क्या कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति क्या है, लोक है। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, ठीक, जो कि एक सामान्य सूझबूझ रखता है, उसके पास बोला भैया अधिकार होगा कि अपने नेता का चुनाव कर सकता है। सबको नहीं दिया ये अधिकार, 18 साल से नीचे नहीं दिया। क्लियर है? हमने बोला भैया लोकतंत्र की स्थापना की, जहां पे हमने कहा कि 18 साल आने के बाद व्यक्ति में इतनी समझ विकसित हो जाती है कि वो अपने लिए बहुत सारे कार्यों का चुनाव कर सकता है। यहीं पे हमने नाम दिया लोकतंत्र। तो हमारा बोला उद्देश्य कैसा है कि देश को हम लोकतंत्र भी बनाए। लोकतंत्र का मतलब जहां पर बोला भैया देश का एक क्या है, जो सभ्य समाज है, देश का एक जो जागरूक समाज है, देश का एक जो दायित्ववान समाज है, वो क्या कर सके, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने नेता का चुनाव कर सके। क्लियर है? इसके अलावा कहा गया रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गण का मतलब होता है बोला भैया जहां पे सत्ता क्या हो, जहां पे सत्ता लोगों के हाथ में हो। क्लियर है? वैसे गणतंत्र की एक और अर्थ भी होता है। गणतंत्र का एक अर्थ ये होता है कि जिस देश का सर्वोच्च नागरिक जनता के द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे, उसे गणतंत्र कहा जाता है। इसी परिभाषा के तहत इंग्लैंड अपने आप को रिपब्लिक नहीं कहता, जबकि भारत अपने आप को रिपब्लिक कहता है, क्योंकि इंग्लैंड का पहला नागरिक कौन है, वहां का राजा है। और राजा बोला भैया जनता के द्वारा चुना गया नहीं है, राजा क्योंकि राजा का बेटा था इसलिए उस गद्दी पे बैठा हुआ है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति जो है, ठीक, वो अप्रत्यक्ष तौर पर सही पर चुना जनता के नुमाइंदों के द्वारा जाता है। और इसीलिए बोला भैया हम लोग अपना क्या कहते हैं, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब है मोटे तौर पर देखा जाए तो जनता का राज। और अगर हम डिटेल में जाने की कोशिश करें तो जिस देश में देश का सर्वोच्च नागरिक, देश का पहला नागरिक क्या हो, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर चुन करके आए, उसे हम लोग कह देंगे रिपब्लिक। क्लियर है? तो हम भारत को बोला भैया कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, आए बात समझ में, उसके समस्त नागरिकों को, टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या दे रहे हैं? जस्टिस दे रहे हैं। जस्टिस, न्याय दे रहे हैं। कैसा न्याय दे रहे हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हम ये सब देश बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बोला न्याय देना पड़ेगा। कैसा न्याय देना पड़ेगा? तो सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब है जहां पर कोई रंग के आधार पे, कोई रूप के आधार पे, कोई जाति के आधार पे, कोई धर्म के आधार पे, या फिर किसी जन्म स्थान में, किसी विशेष स्थान पर जन्म लेने के आधार पे किसी में कोई भेदभाव ना हो, जहां पे सभी में आपस में रोटी बेटी का संबंध। रोटी बेटी का संबंध समझते हैं? रोटी बेटी का संबंध होता है जहां पे कहते हैं भेदभाव, वहां रोटी बेटी के संबंध नहीं होते, यानी कि हम साथ में खाना नहीं खाते और हम लोग आपस में शादियां नहीं करवाते। क्लियर है? अगर कहीं पे ऐसा संबंध है, क्लियर है, तो उसे कहेंगे यहाँ पे भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा भेदभाव है कि हम लोग साथ में खाना नहीं खा रहे हैं या फिर हमारे आपस में शादियां नहीं हो रही हैं, तो अगर रोटी बेटी का संबंध नहीं तो कहते हैं वहां पे भेदभावपूर्ण समाज है। क्लियर है? तो सबसे पहले कहा गया इन्होंने क्या कि न्याय देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सामाजिक तौर पर न्याय देना पड़ेगा। सामाजिक न्याय देना पड़ेगा। फिर आर्थिक न्याय देना पड़ेगा। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय के बाद अगर समाज में एकता स्थापित हो चुकी है, रोटी बेटी का संबंध है, अगला पोजीशन वहां पे किस चीज का आता है? अगला पोजीशन वहां पे आता है इस चीज का कि हम लोग देखें
अगला क्वेश्चन वहां पे इस चीज को लेकर के आता है कि हम लोग देखें कि अर्थतंत्र में भी इकोनॉमिकली भी लोग बराबर है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग बहुत अमीर है और एक वर्ग बहुत गरीब है। जैसे हम भारत में ही देखें तो भारत में अगर हम देखें तो भारत की 11 से 12% पॉपुलेशन ऐसी है कि जो 80% संसाधनों पर एक साथ उनका अधिकार है, और बाकी की पॉपुलेशन ऐसी है कि जिसके पास मात्र 20 से 30% अपने पास संसाधन है। तो इतनी बड़ी खाई ना हो जाए, ऐसा ना हो कि एक आदमी अपने बेटे की शादी करवा रहा है तो उसके फंक्शन ही खत्म नहीं हो रहे हैं, पूरा साल निकल गया उसकी शादी खत्म नहीं हो पा रही है, और एक आदमी के पास इस बात का भरोसा नहीं है कि शाम को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। सरकार को इस खाई को पाटने का काम करना है। बोला तो न्याय में इकोनॉमिकल भी होना चाहिए और दूसरा पॉलिटिकल भी होना चाहिए। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लास्ट आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है कि सभी व्यक्तियों के पास बोला भैया क्या हो, समान राजनीतिक अधिकार रहे। एक मोची का बेटा भी ये सपना देख सके कि वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आए बस उसके लिए कहीं भी कानूनी कोई अड़चने ना हो, कोई बाधाएं इस तरीके की ना हो। क्लियर है? बोला यहां तक का हमारा बोला क्या है, न्याय का संबंध है कि जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए और पॉलिटिकल होना चाहिए। क्लियर है? अगला लिबर्टी, स्वतंत्रता। ठीक, हम लोग क्या देंगे इसको प्राप्त करने के लिए हमको स्वतंत्रताएं भी देनी पड़ेंगी। बोला कैसी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, तो स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार की स्वतंत्रता। एक स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करता है और स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। समझे? तो स्वस्थ, लिबर्टी ऑफ थॉट का मतलब जब वो व्यक्ति अपने बोला भैया अच्छे विचारों को बोला भैया क्या करे, विचारों को पैदा करे, उनको दूसरों के सामने रखेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि वो कितना अच्छा डिलीवर कर पा रहा है। एक बार उसने सोचा और उसका तुमने रख पाए। अगर कोई आदमी के पास बहुत अच्छा आइडिया है और उसको बोला जाए कि आप अपनी बात को रख ही नहीं सकते क्योंकि आप फलां जाति से आते हो, आप फलां धर्म से आते हो, आप फलां मान्यता के लोग हैं, तो फिर वो बात कभी आगे रख ही नहीं पाएगा। तो उसका विकास होगा कैसे? जब उसका मानसिक विकास ना हो पाए तो उसके शारीरिक विकास की संभावनाएं घट जाएंगी। यहीं पे कहा गया कि सबसे पहले लिबर्टी ऑफ थॉट, हम आपको क्या देंगे, अनुमति देंगे कि आप अपने विचारों को रख सके। एक्सप्रेशन, ना केवल अपने विचारों को रखने का बल्कि उसको एक्सप्रेस करने की भी आपके पास छूट होगी। अगर आपके विचार समाज के हित में, अगर आपके विचार एक सभ्य तरीके से आप रखना चाहते हैं तो आपको एक्सप्रेस करने की भी छूट होगी। बिलीफ की भी छूट होगी आपको। बिलीफ, बिलीफ मतलब विश्वास, विश्वास मतलब कोई ऐसी चीज जिसको प्रूफ किया जा सकता है और मैं उसको मानने को तैयार हूं। जैसे कि अगर हम बोलें कि एक गरीब घर का बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये हमारा बिलीफ है। क्योंकि बने भी हैं। लाल बहादुर शास्त्री को अगर हम देखें, क्लियर है, या फिर हम लोग नरेंद्र मोदी को देखें, बहुत से ऐसे लोग हैं बोला भाई बहुत पिछड़े वर्ग से आए और उसके बाद बोला बहुत आगे जाकर के उन्होंने क्या किया, अपने आप को साबित किया। तो ये बिलीव वाला सिस्टम होता है। क्लियर है? तो अगर आपका कोई ऐसा विचार है, ये फिर हमारा मानना है कि बोला भैया नारियां सक्षम होती हैं, उनमें पुरुषों के मुकाबले अधिक कार्य क्षमता होती है, अगर हम इस विचार को माने तो ये विचार को मानना मेरा बिलीफ है। आए बात समझ? क्लियर है? तो मेरे को मानने की छूट कौन देता है? भारत का संविधान देता है, क्योंकि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ बोला भैया हमारे पास है। इसके अलावा क्या है? फेथ, विश्वास। आए बात समझ में? क्लियर है? फेथ की बोला आपको छूट होगी। फेथ क्या होता है? बिलीफ और फेथ के बीच में बेसिक सा अंतर होता है। बिलीफ मतलब जो चीजें बोला भैया हमने देखी है कि पहले भी साबित हुई हैं और चाहे तो साबित कर भी सकते हैं, उसको बिलीव कह देते हैं। फेथ एक ऐसी चीज है बोला भैया जैसे हमारा भगवान के प्रति फेथ है। क्लियर है? मैं उस भगवान में मेरी आस्था है और मेरा मानना है कि इस दुनिया को पूरा वो चला रहे हैं। अब मैं इसे चाहूं भी तो साबित नहीं कर सकता, उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट बट्स रह जाएंगे, लेकिन तब भी मुझे ये बोला भैया क्या है, छूट है कि मैं इस बात को मान सकता हूं। अगर मेरा मन मान रहा है कि शिव जी जैसी कोई ताकत होती है या फिर बद्री विशाल जैसी कोई ताकत है तो उसको कोई रोक ना सके, ये यहाँ पे क्लियर है, ये भी आपको छूट दे रहा है। तो आपको बोला भैया लिबर्टी कैसी मिली है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। पूजा की, पूजा पद्धति की, आपको नमाज पढ़नी है पढ़ो, आपको चर्च में जाकर के घंटा बजाना है बजाओ, आपको मंदिर में जाकर के घंटी बजानी है बजाओ, पूरी छूट आपको दी जा रही है। आपको गुरुद्वारे में जाकर अरदास करनी है करिए, ये पूरी छूट आपको दी जाएगी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम देखें तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता, हर किसी व्यक्ति के लिए समान अवसर होने चाहिए। आए बात समझ में? क्लियर है? कि ऐसा ना हो कि बोला भैया किसी खास वर्ग से आने के कारण किसी के हमने अवसरों को कम कर दिया। सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संविधान की गारंटी है कि हम आपके लिए क्या करें, बराबर अवसर पैदा करें ताकि हर किसी को परफॉर्म करने का मौका मिल सके। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, जिससे क्या करें सभी आगे बढ़ सके। इसके अलावा क्या? फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व। बंधुत्व, बंधुत्व मतलब भाईचारा। कैसा भाईचारा हम अपने देश के वालों के बीच में देना चाहते हैं? फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी ऐसी जो हर किसी की गरिमा का ध्यान रखे, प्रत्येक इंडिविजुअल की गरिमा का ध्यान रखे, प्रत्येक इंडिविजुअल की जहां क्या हो, गरिमा हो, एक सम्मानपूर्ण बोला भैया जीवन उसका हो। ऐसी बंधुत्व हम लोग बोला भैया देने की कोशिश करेंगे। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जिसमें कि देश की ऐसी बंधुत्व हम बढ़ाना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान हो और देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रह सके। क्लियर है? ये हम देना चाहते हैं।
In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves. आज अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को डू hereby adopt, enact and give to ourselves, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित वो आत्मार्पित करते हैं। यानी कि बोला भैया हम क्या कर रहे हैं, इसको नोट डाउन भी कर रहे हैं, इसको सर्वसम्मति से पास भी कर रहे हैं, और आत्मार्पित मतलब अपनी अपनी आत्माओं को, हमारी आत्मा इसकी गवाह है कि हम बहुत अच्छी चीज को पास कर रहे हैं, हम अपनी आत्माओं को इसको सुपुर्द भी करते हैं। ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेमबल। क्लियर है? आई बात समझ में कि इस तरीके से हम अपने देश को ऐसा बनाना चाहते हैं, और ऐसा बनाने के लिए बोला भैया हमने क्या किया हुआ है, इतने वादे खुद से किए हुए, ठीक। और इस बेस पे बोला भैया आज हम इस कसम को ले रहे हैं, आज ये डेट है, यहाँ पे लिखी हुई है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। लास्ट क्लास में हमने 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को क्या हुआ था और आज हम उसको किस डे के तौर पर मनाते हैं। क्लियर है? तो ये थी हमारी प्रेमबल, भारतीय संविधान की प्रेमबल। अगर हम आगे बढ़े तो इससे बोला भैया कुछ क्वेश्चन हमारे पास बने हुए हैं, उनको देख लेते हैं। पहला, प्रेमबल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेमबल क्या होती है? भारतीय संविधान का एक परिचय होती है। तो क्वेश्चन आए कि हु इज द, या फिर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेमबल इसका आंसर प्रस्तावना है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1973, प्रेमबल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा समझिए, कुछ नहीं, एक केस हुआ था भारत में, बेरुवाड़ी केस। जब इसकी बात आई है तो इसको भी देख ही लीजिए। 1960 में भारत में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसे बेरुवाड़ी केस के नाम से जाना जाता है। बेरुवाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद प्रियम्बल बनी हुई है, इस कारण से हम कहते हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्लियर है? लेकिन इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1973, सुप्रीम कोर्ट में इसको अगेन चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस समय कहा कि क्योंकि जिन लोगों ने संविधान बनाया उन्हीं लोगों ने प्रियम्बल बनाई, और प्रियम्बल अपने आप में कुछ एक्स्ट्रा ना होकर के संविधान की ही बातों को रखती है, और इसीलिए बोला भैया केशवानंद भारती केस ने कहा कि जो हमारी प्रियम्बल है वो भी क्या है, भारतीय संविधान का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्लियर है? तो ये भी क्लियर हो गया। अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि क्या भारतीय संविधान का हिस्सा देश की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, तो बिल्कुल है। क्लियर है? नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की भरपूर उम्मीदें हैं, तो एक बार फिर इसको भी देख लेंगे। कह रहे हैं थ्री वर्ड्स, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन शब्द ऐसे हैं बोला भैया जो पहले मूल तो भारत संविधान की प्रस्तावना में थे नहीं, लेकिन उनको बाद में ऐड किया गया। कौन कौन से तीन वर्ड हैं? सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और इंटीग्रिटी है। अगर हिंदी में हम बोले तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द ऐसे। क्लियर है? जिनको क्या किया, भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया। क्लियर है? और कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन 1976 से इन तीन चीजों को जोड़ा गया। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन भारतीय संविधान का कौन है? भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन है प्रियम्बल। दूसरा अगर हम देखें तो कौन से ऐसा जजमेंट था जिसने कहा कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1973। और तीसरा अगर हम देखें तो वो कौन से तीन वर्ड हैं जिनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो हमारे पास है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। हिंदी में बोले तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हमारे प्रियम्बल वाले चैप्टर से, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं। आई होप आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा होगा। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली सीरीज में, जिसमें हम देखेंगे कि आगे हमने किस तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।